नमस्कार, स्वास्थ्य जीवन है के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनु। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट। आप घर पर बैठे किसी भी बीमारी का इलाज जान सके, इसके लिए हम आपको नए नए डॉक्टरों से रूबरू कराते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉस्मेटिक सर्जन भी मौजूद हैं। आप कमेंट बॉक्स में इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखकर इनको कॉल करके लाइव के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, इसे कराने के बाद हम कैसे दिखेंगे, क्या लोग हमें पहचान पाएंगे या नहीं। इस सभी सवालों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉस्मेटिक सर्जन किरणमयी जी, जो पिछले 12 साल से प्रैक्टिस में है। QRG हॉस्पिटल में भी उन्होंने काम किया है। आइए उनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अपने बारे में बताइए। जी, मैं डॉक्टर किरणमयी, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, और पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी में। मैं फरीदाबाद में हेल्थ हार्बर में और QRG हेल्थ सिटी और SSB हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ी हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में अंतर क्या है। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों लोग बराबर समझते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी शस्त्र चिकित्सा का वो भाग है जिसमें शरीर का कोई भी पार्ट जो लॉस हो जाता है, या इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से, कैंसर की वजह से या जल जाने की वजह से, उसका पुनर्निर्माण होता है प्लास्टिक सर्जरी से। प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी सारे आयन हैं या सब स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि हैंड सर्जरी, माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, क्लेफ्ट सर्जरी, क्रेनियोफेशियल सर्जरी, बर्न सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी। और हर एक सब स्पेशलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही प्रेसिशन इन्वॉल्व है जितना कि कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी में है। तो ये बराबर नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। मैम, प्लास्टिक सर्जरी से कई बार लोगों को लगता है कि प्लास्टिक की कोई कोटिंग या कवरिंग कर दी जाती है फेस पे, तो लोग काफ़ी डरते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने से। नहीं, ये बात भी सच नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में हम किसी तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो नाम प्लास्टिक आया हुआ है वो प्लास्टिक सर्जरी को, ये आया है एक ग्रीक टर्म से। ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है मोल्ड या आकार देना। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में जो बेसिक काम होता है कि हम चीज़ों को एक नया रूप देते हैं, इसीलिए इसको इस तरह से कहा जाता है। Otherwise, the plastic is derived from the Greek word. It is not it's not the technical term plastic. लोगों के मन में ये भय रहता था। नहीं, चलो अब ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे कि एक्सीडेंट होने के बाद फेस एकदम काफ़ी बार लोगों का ख़राब हो जाता है, लेकिन उस पर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के रिस्क लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन टीवी वगैरह में, बॉलीवुड में हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेते हैं, पर उनका फेस बाद में ख़राब हो जाता है, तो लोग इससे काफ़ी डरते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली दो डिफरेंट टेरिटरीज हैं। आपका जो क्वेश्चन है, एक्सीडेंट के बाद जो हम टिश्यूज़ को दोबारा बनाते हैं या इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है। उसमें बेसिकली जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर किया जाता है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी वो है कि जो वैसे डैमेज नहीं हुआ है। कोई भी पर्सन अगर अपने शरीर के किसी भी अंग से खुश नहीं है और उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी किया जाता है। जो एक्सीडेंट या जल जाने के बाद या इन्फेक्शन की वजह से टिश्यूज़ ख़राब होते हैं और वो बनाए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा होता है, लेकिन वो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होता है। कोई भी सर्जरी जो काफ़ी प्रेसिशन से, जो फेशियल एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, वो सारे प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। तो इट शुड बी द चॉइस, नॉट एन ऑप्शन। कि ये डाउट ही आना गलत है कि ये नेचुरल है कि सब लोग चाहते हैं सुंदर चेहरा। तो प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि प्रेसिशन से काम करते हैं, फेशियल एस्थेटिक्स का पूरा ध्यान रख के काम करते हैं, तो फिर नॉर्मली नेचुरली इट शुड बी द फर्स्ट चॉइस। आपने रिकंस्ट्रक्शन की बात की। एक्सीडेंट के बाद रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं सर्जरी को? रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इंजरी के सीवियरिटी के बेसिस पे होता है। जैसे मान लो कि गिर गए हैं, छोटा सा
कट हुआ है तो वो सिंगल स्टेज में हो जाता है और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में उसका कंप्लीट रिकवरी हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स या ऐसे इन्फेक्शंस या कैंसर सर्जरी के बाद इतने बड़े घाव बनते हैं, जैसा कि चेहरे का एक हिस्सा या हाथ या पैर या शरीर का कोई भी एक हिस्सा पूरा ही निकल जाता है। तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में कभी कभी स्टेजेस में किया जाता है, 2 या 3 स्टेज भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितना सीवियर है वो पेशेंट। जी, लाइपोसक्शन के बारे में मैंने पढ़ा है, एक टर्म होती है बेरिएटिक सर्जरी। बेरिएटिक सर्जरी और लाइपोसक्शन दोनों में फैट्स निकाले जाते हैं या इनमें कुछ अंतर है? लाइपोसक्शन बेसिकली एक बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर होता है। ये एस्थेटिक सर्जरी, ये कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर होता है। इसमें ये करते हैं कि चर्बी को गला के उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। काफ़ी सारे लोग उसको फैट रिडक्शन का एक माध्यम समझते हैं, एक्चुअल में ये नहीं है। लाइपोसक्शन से सिग्निफिकेंट फैट रिडक्शन या वेट लॉस नहीं होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी जो है, जो मॉर्बिड ओबिस लोग होते हैं, जिनका BMI होता है 35 से ज़्यादा, उनमें वेट रिडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें चर्बी नहीं हटाई जाती। इसमें यह है कि जो गट या एलिमेंट्री सिस्टम होता है उसका एक हिस्सा निकाला जाता है ताकि वो जितना भी खाए उसका अब्जॉर्प्शन कम हो और वेट गेन न हो। ये कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप ये देखते हैं कि उसका लाइपोसक्शन करना है या नहीं करना? क्या पहले आप ये देखते हैं? हाँ, किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले असेसमेंट तो होता है। और क्या प्रोसीजर होना है, पेशेंट किस प्रोसीजर से बेनिफिट करता है, ये हम डिसाइड करते हैं उनका BMI देख के। जैसे मैंने बताया, लाइपोसक्शन बेसिकली बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर होता है। में शरीर का आकार जो है वो इम्प्रूव करता है, उसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो BMI अगर 25 to 30 के बीच में है, ये लोग ओवरवेट माने जाते हैं। ओबीस नहीं बोलते हैं इनको, ओवरवेट लोगों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है लाइपोसक्शन। जैसे स्पेसिफाइड एरियाज है, जैसे थाइस में है या बटक्स में है। लाइपोसक्शन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हेलो। नमस्कार मैम, मैं कविता बात कर रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी, बोलिए मैम, आप बात कीजिए। नमस्कार कविता जी। नमस्कार मैम, मैं कविता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मैम, मेरे फेस पे जैसे बचपन में ये फुंसियाँ वगैरह या कोई दामन वगैरह इस तरह टाइप की निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरे फेस पे जो है ना थोड़ा सा जैसे अंदर का जो मांस वगैरह रहता है वो चीज़ नहीं है। तो उसे रिकवर करने के लिए क्या हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी? आप ये बताना चाह रहे थे कि कोई गड्ढा जैसा बना है हाँ जी, चेहरे में? हाँ, ज़रूर इसको प्लास्टिक सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है। हमारे पास इसके लिए 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। जो कैविटीज़ जैसे बनते हैं, गड्ढे जैसे बनते हैं, उनको फिल करने के लिए एक होता है फिलर। फिलर्स जो है सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है किसी भी डिप्रेशन को फिल करने के लिए। ये जो है टेम्परेरी होता है, ये काम करता है 6 से 8 महीने तक। अगर आप इसके रिजल्ट से खुश हैं तो फिर हम फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग में ये करते हैं कि आप ही के शरीर से फैट को हार्वेस्ट करते हैं। लाइपोसक्शन से फैट को निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और जहाँ पे डिप्रेशन है चेहरे पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। फैट ग्राफ्टिंग के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं व्हेन कंपेयर टू फिलर्स, क्योंकि फिलर्स जो है सिंथेटिक होते हैं और फैट जो है आपके ही बॉडी से हार्वेस्ट किया जाता है और नेचुरल मीडियम हो, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मैम, जैसे हम मान लो उसको फिलर कराते भी हैं तो क्या कहते हैं, इसमें कोई निशान वगैरह तो नहीं रहेगा ना सिर्फ? स्कार्स का तो एसेस करना पड़ेगा। स्कार रिवीजन के कई तरीके होते हैं। हम या तो सर्जिकल स्कार रिवीजन कर सकते हैं या लेज़र के माध्यम में स्कार रिवीजन कर सकते हैं। वो एसेस करके डिटेल में बताया जा सकता है। और मैम, मेरे फेस पे है ना, क्या नाम है, काफी बाल भी हैं। हाँ, फेस पे कराना चाहें तो? वैसे मंथली हम प्रोसीजर्स करवाते हैं
फेस में जो हेयर है उसके रिडक्शन के लिए। लेकिन लेज़र हेयर रिडक्शन जो है एक बहुत ही हैंडी चीज़ है जो अभी हमारे लिए अवेलेबल है। एक बार आप जो लेज़र हेयर रिडक्शन के सारे सेशंस करवा लेंगे तो इन फ्यूचर जो प्रोसीजर्स आपको चाहिए हेयर रिडक्शन के लिए, जैसे अभी तो मे बी 28 डेज़ में या 1 मंथ में आपको हर बार प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पार्लर में जाके करवाते हैं आप। एक बार अगर लेज़र हेयर रिडक्शन करवा लेंगे तो फिर आप 6 महीने में एक बार बालों का डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको कोई प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके भी मेंटेनेंस सिटिंग्स, इनिशियल सिटिंग्स होते हैं 7 से 8 और इसमें के सिग्निफिकेंट बाल कम हो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हट जाते और आपको इसके मेंटेनेंस सिटिंग्स लेने पड़ेंगे 4 या 6 महीने में एक बार। हाँ जी मैम, इतना टैबलेट वगैरह भी लेनी पड़ती है? नहीं, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये प्रोसीजर होता है। मैम वैसे अगर हम आपसे कंसल्ट करना चाहें तो आपका कहीं यहाँ दिल्ली में भी है? नहीं, मैं फरीदाबाद में हेल्थ हार्बर में हूँ, 21 सेक्टर में है। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम एक बार ट्रीटमेंट के बाद आप लोगों को कितनी बार मॉनिटर करने के लिए बुलाते हैं? कोई भी सर्जरी आप करते हैं तो उसके बाद? वैसे जो मेजर सर्जरीज होते हैं जैसे फेस लिफ्ट प्रोसीजर, जैसे मैं कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रही हूँ, फेस रिलेटेड मेजर कॉस्मेटिक सर्जरीज है जैसे ब्रो लिफ्ट हो गया, फेस लिफ्ट हो गया, या ब्रेस्ट रिलेटेड सर्जरीज हो गए जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज, टमी टक हो गया। जब मेजर सर्जरीज करते हैं पेशेंट को 1 या 2 दिन पोस्ट ऑप में रखते हैं हॉस्पिटलाइज्ड, और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद हम उनको बुलाते हैं 1 हफ्ते में एक बार, 2 या 3 बार आना पड़ेगा उनको फॉलोअप के लिए। टमी आजकल सबकी निकल जाती है क्योंकि सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में बैठ के सिस्टम पे हमें काम करना होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इसके लिए हमें सर्जरी करानी चाहिए या रेगुलर पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए? 1 मिनट, कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। आप कौन बोल रहे हैं? मैम मैं कोमल बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? फरीदाबाद से? हाँ जी मैम। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम अगर जैसे किसी की नोज पे कुछ इंजर्ड हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण नोज पे कट जाता है, तो अगर उसका सर्जरी हो तो उसमें आगे जाके कोई अंदर नोज में कोई प्रॉब्लम होती है? नमस्कार कोमल जी, आपका जो क्वेश्चन है, जब भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं नोज पे, जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, हम इस चीज़ का पूरा ध्यान देते हैं कि फंक्शन में कोई भी अंदर ना आए। वो पहला प्रायोरिटी होता है कि सर्जरी के बाद हम सर्जरी तो इसीलिए कर रहे हैं कि वो और बेहतर दिखे, लेकिन इसमें हम फंक्शन का कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। वो पहला प्रायोरिटी होता है कि सांस लेने में या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो अंदर से। हाँ जी मैम। ओके, तो मैम वैसे अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो मैम वो जो नोज की जो पहले वाली शेप होती है वो परफेक्ट आती है या उससे थोड़ा चेंज हो जाती है? जब भी हम राइनोप्लास्टी के लिए पेशेंट को लेते हैं, हम उनका सबसे पहले पूरा फेशियल असेसमेंट करते हैं और पेशेंट से पता करते हैं कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और हम अपने एक्सपीरियंस से उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है। काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर स्क्रीन में वो इमेज बना के दिखाते हैं, लेकिन मैं वो पर्सनली प्रिफर नहीं करती क्योंकि वो कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाता है और एक्चुअल में वो नहीं पाया जाता जो हम दिखाते हैं। तो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं और पहले नाक का जो शेप है उसको हर 6 या 7 व्यूज़ में फोटोग्राफ्स लेते हैं, उसको एसेस करते हैं, पेशेंट को अच्छे से दिखाते हैं, उनको वो क्या चाहते हैं वो पता कर लेते हैं और हम उनको सजेशंस भी देते हैं और फाइनल सर्जिकल प्लान जो है इस तरह से बनता है। ओके, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू।
हम बात कर रहे थे टमी निकलने की कि हम सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं सिस्टम पे, तो टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये कि सर्जरी करा लो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स, कि सर्जरी करवाने के बाद इमीडिएटली आपको जो रिजल्ट चाहिए वो तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज शेड्यूल पे और स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल पे नहीं रहेंगे, जो आपने सर्जरी करवाई है और जितना फैट हमने निकाला है वो कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में फिर वापस आ जाएगा। तो आप जितना भी सर्जरी करवा लो, लेकिन हम भी पहले काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि वो एक एक्सरसाइज रेजिम और डाइट रेजिम को अपना ले, उसको फॉलो करना शुरू करें, फिर अपना मन बना के सर्जिकल प्रोसीजर करवाएं। कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो मैम, मैं विनय गोयल बात कर रहा था। हाँ जी सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप स्किन केयर से बोल रहे हो? हाँ जी, अब मैम से बात कर लें। नमस्कार विनय जी, बताइए। मैम मेरे चेहरे पे मतलब फुंसी हो रही है बहुत, मतलब कालेपन भी हो रहा खूब, और थोड़ा जला जला सा रहता चेहरे पे। आप बताना चाह रहे हैं कि चेहरे पे फिंसियाँ हो रही हैं, काले दाग बन रहे हैं और हाँ जी। चेहरे का कलर अलग अलग सा है डिफरेंट जगह पे। जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिंसियाँ अभी निकल भी रहे हैं नए। हेलो। हेलो, हाँ जी। आपका क्या एज है विनय जी? नाम? एज। हेलो मैम, आप आवाज थोड़ी आपसे आने से। आपका क्या एज है विनय जी? मेरी एज है 28। हाँ जी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्नी जो है मोस्ट कॉमन इस एज ग्रुप में बनते हैं। जब एक्टिव एक्ने बनते हैं, जैसे फिंसियाँ अभी निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ड्रग थेरेपी की ज़रूरत है। देखो जी, मेरे को सर्दी में तो नहीं निकलते, मतलब अब तो मतलब ठीक हूँ। अब जैसे गर्मी आएगी ना, तो उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्दी में फिर भी चलो ठीक रहता हूँ, ज्यादा नहीं होते, पर थोड़ा चेहरा मतलब काला काला सा रहता है, मतलब दाग की वजह से थोड़ा ठीक सा नहीं लगता। आपका ऑफिस कहाँ पे है? हेलो, हेलो, आपका ऑफिस कहाँ? मेरा ऑफिस है इकी सेक्टर फरीदाबाद में, हेल्थ हार्बर के नाम से है। हार्बर के नाम से? हाँ जी। चलो ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा फिर एक बार। ओके विनय जी, थैंक यू। हाँ ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू। तो आप बता रहे थे। मैं ये बता रही थी कि लाइपोसक्शन में इमीडिएट रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक ये रिजल्ट आपसे रहे, इसके लिए एक्सरसाइज और डाइट शेड्यूल तो चाहिए, उसके बगैर तो नहीं होगा। अभी लाइव सेशन में किसी अनोज से लेके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नाक जो होती है वो खड़ी तो सबको ही पसंद है, नाक सुंदर सबको अच्छी लगती है, पर ये कुदरत की देन है कि सबकी नाक अलग अलग होती है और किसी की शेप्स अच्छी भी नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप सिस्टम पे चेहरा लगाकर उस पर नाक सेट करते हैं, तो ये कैसे करते हैं आप? ये क्या प्रोसीजर है पूरा? इसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम नोज़ के शेप को मैनिपुलेट करके पेशेंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, आप मैम कहाँ से बोल डॉक्टर रहे हैं? किरण बोल रही हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहीं फरीदाबाद से ही बोल रही हूँ। मैम से बात कर लो। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवीना है। हाँ रवीना जी, बताइए। मुझे अपने फेस पे, मतलब मेरे फेस पे काफी दाग धब्बे हैं, तो उनका कुछ सॉल्यूशन बता सकते हो आप? जैसे कोई पिंपल हो जाता है तो बहुत ज्यादा उसकी डार्कनेस वहीं पे रह जाती है। पिंपल के निशान हैं या ये कलर में डिफरेंस है, क्या है एग्जैक्टली? मतलब पिंपल भी हैं और उनके निशान भी रह जाते हैं, तो वही है।
जब एक्टिव वो जाते ही पिंपल्स नहीं है होते हैं निशान। हाँ जी, जब एक्टिव पिंपल्स होते हैं जिसमें दर्द होता है, रेडनेस होता है, उनको तो पहले एंटीबायोटिक थेरेपी से ट्रीट किया जाता है, एंटीबायोटिक थेरेपी और टॉपिकल क्रीम से। अच्छा। एक बार इन्फेक्शन सेटल हो जाने के बाद दाग जो है काफ़ी हल्के हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिप्रेशंस जैसे बन जाते हैं या कुछ कलर चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि ये पिंपल वाली जगह पे काला दाग बन जाता है। ठीक है, इसको और मैम वो गड्ढे भी हो जाते हैं हाँ सर, गड्ढे तो भी, उसके लिए मैं क्या करें? वही मैं बता रही हूँ, डिप्रेशंस जो होते हैं गड्ढे हैं। तो जो निशान होते हैं काले निशान, उसका डेप्थ असेसमेंट किया जाता है। जो सुपरफिशियल होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं टॉपिकल क्रीम से और सन प्रोटेक्शन से, सनस्क्रीन से। अच्छा। और जो गहरे निशान होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है या तो केमिकल पील से या लेज़र थेरेपी से। ठीक है, और तो मैम जो डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेस कार्स होते हैं, उनके लिए हाँ। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं सब्सिशन। ये जो डिप्रेशन है वो नीचे वाले स्किन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वहाँ जाके चिपक जाते हैं। हम इसको वहाँ से अलग करते हैं और इसके और नीचे वाले टिश्यू के बीच में कुछ स्पेसर डालते हैं। तो मोस्टली या तो फिलर डालते हैं या फैट डालते हैं ताकि ये डिप्रेशन दोबारा ना बने। तो ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो जिससे काफ़ी हेल्प होता है। तो इन ट्रीटमेंट के बाद ये फिर दोबारा भी हो सकते हैं? ट्रीटमेंट से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो होता है, दोबारा बन सकते हैं या नहीं वो डिपेंडेंट होता है कि दोबारा एक्नी बनते हैं कि नहीं। अच्छा। अगर एक्नी प्रॉपर स्किन केयर से आप दोबारा एक्नी बनने का जो बनते हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल एक सेशन बाद किया जा सकता है। ओके ठीक है मैम, मैं आपसे मिलूंगी। हाँ जी सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हम बात कर रहे थे कि नोज ट्रांसप्लांट पे। नोज ट्रांसप्लांट नहीं, उसका जो सॉफ्टवेयर software है मिक्स उसके होता है, दे आर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इट इंक्रीजेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। तो मैं पर्सनली प्रिफर करती हूँ फोटोग्राफ्स, जो हम 6 डिफरेंट व्यूज़ में लेते हैं फोटोग्राफ्स, उसका प्रिंट्स निकालते हैं और उनका जो ओरिजिनल शेप है और उनके जो डिफेक्ट्स हैं या जो कॉन्टूर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं हम उनको दिखाते हैं और क्या क्या पॉसिबल है सर्जरी से वो हम उन्हें बताते हैं और फाइनल प्लान उसके हिसाब से बनता है। नोज सर्जरी के बाद स्टिचेस नजर आते हैं। एक मिनट, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। एक सेकंड। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ स्वास्थ्य नमस्कार। जीवन है के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम मैं माया बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बात करिए। हाँ मैम, मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ कि मेरे फेस पे मतलब दाग धब्बे हो रखे हैं। मैं 35 इयर्स की हूँ, तो काफी मतलब टाइम हो गया, जा नहीं रही है ये। नमस्कार माया जी, आपके फेस में जो दाग है, एक तो देख के उनका असेसमेंट करना है कि वो सिर्फ कलर में अबनॉर्मेलिटीज़ हैं या कॉन्टूर में भी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और आपका जो भी ट्रीटमेंट प्लान होगा उसके हिसाब से ही होगा। जैसे मैंने प्रीवियस कॉलर के साथ बताया है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इन स्कार्स को ये दाग धब्बों को इम्प्रूव करने के लिए। या तो ऑइंटमेंट से या क्रीम से किया जा सकता है, या केमिकल पीलिंग प्रोसीजर्स होते हैं, या लेज़र थेरेपी से भी किया जा सकता है। जो किस तरह का निशान है ये देख के एसेस करके आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जा सकता है। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक ओके यू। मैम। ओके जी, थैंक यू। तो नोज की सर्जरी के बाद स्टिचेस नजर आते हैं। हाँ, तो नोज़ की सर्जरी जिसको कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी बोलते हैं,
ये दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड राइनोप्लास्टी और एक होता है ओपन राइनोप्लास्टी। क्लोज्ड राइनोप्लास्टी में कहीं भी हम स्टिच नहीं लगाते, जो भी कट्स होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो विजिबल ना हो। वो नेचुरल स्किन क्रीजेस जहाँ होते हैं नोज़ के कॉर्नर्स में या साइड्स में, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो विजिबल ना हो। और ओपन राइनोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जिसमें पूरा ही नोज खोल देते हैं। 1 मिनट, कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, स्वास्थ्य जीवन में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? कर रही हूँ। नमस्कार रितु जी। मैम मेरी एक एनजीओ है जहाँ काफी लड़कियां आती हैं। जैसे बहुत सी लड़कियां ऐसे होते हैं कि भाई तेजाब से बहुत सी लड़कियों को जला दिया जाता है या फिर किसी आग के जरिए उनका फेस जल जाता है। तो अगर हम उनकी सर्जरी कराते हैं तो वो रिकवर हो जाती हैं अच्छे से? रिकवरी तो पॉसिबल है, पर कितना रिकवरी पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो तो डिपेंडेंट होगा कम्प्लीटली कि जो इंसल्ट हुआ है वो कितना सीरियस है। तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि हमने तेजाब से लड़की जल गई है, तो आप समझ सकते हैं तेजाब से काफी ज्यादा मतलब काफी नुकसान हो जाता है। तो उस लड़की को हम दोबारा उसी कंडीशन में सुंदर बना सकते हैं? इट डिपेंड्स। देखिए, जैसे स्किन का लॉस होता है तो स्किन रिप्लेस हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज भी रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन सर्जरी के जो निशान होते हैं वो तो होते हैं। तो आप काफ़ी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जैसे पहले हैं बिना कोई निशान के, उस तरह से तो 100% पॉसिबल नहीं है, बट सोशली एक्सेप्टेबल तो बनाया जा सकता है। और एक लड़की मैम मेरे पास ऐसी आती है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के सफेद और मतलब स्किन जैसा कलर, जैसे अजीब सा कलर नहीं हो जाता, व्हाइट और बिल्कुल ब्राउन सा क्या हुआ कलर, कुछ इस तरीके से सफेद दाग बन रहे हैं। हाँ जी, सफेद दाग। हाँ जी। तो वो रिकवर हो सकता है? हाँ, विटिलिगो बोलते हैं इसको, सफ़ेद दाग जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये स्टेबल डिसीज़ है तो सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए। तो मैम अगर जैसे मान लो बिना सर्जरी के द्वारा, बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि बिना सर्जरी के हम आपको दवाइयाँ देंगे, उससे भी आपका रिकवर हो जाता है, तो ऐसा कुछ है? देखिए, विटिलिगो जो है एक मेडिकल कंडीशन है, और ये जो सफ़ेद दाग रह जाते हैं ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो फिर डिसीज़ को तो हम स्टेबल किया कर सकते हैं कि ताकि प्रोग्रेस ना हो, शरीर के दूसरे भाग इन्वॉल्व ना हो, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड दाग होते हैं, जो सफ़ेद धब्बे ऑलरेडी बन चुके होते हैं और जो नहीं जा रहे हैं काफ़ी सालों से, उनके लिए तो सर्जरी ही माध्यम है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। तो हम नोज स्टिचेस की बात कर रहे थे। हाँ, तो ओपन राइनोप्लास्टी में ये है कि हम पूरा नोज को के जितने भी पार्ट्स हैं अंदर, उनको अलग अलग करके हर टिश्यू को मैनिपुलेट करते हैं। उसके लिए हमें एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। तो मेजॉरिटी 90% कट जो हम देते हैं नोज़ में वो अंदर की तरफ होता है, इसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। और जो 2 या 3 मिलीमीटर्स का कट दिखाई देता है वो नोज़ के अंडर सरफेस में होता है। जो आप नोज़ के सेंटर में देखते हैं वो नीचे की तरफ होता है। तो आप जब कॉन्वर्जेशन डिस्टेंस में बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं, अगर आपने राइनोप्लास्टी करवाया भी है तो मुझे नहीं पता चलेगा। ओके। तो सारे हिडन होते हैं, नोज़ के अंदर होते हैं। लेडीज़ जो है वो बेबी कंसीव नहीं करना चाहती क्योंकि उनका बॉडी फैट बढ़ जाता है, उनकी स्किन डल हो जाती है, तो इसके लिए क्या सर्जरी है आपके पास? हाँ जी, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, पूरे बॉडी में, शरीर फेस से लेके टो तक सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये सारे करेक्ट करने वाले प्रोसीजर्स जो हैं मॉमी मेकओवर में इन्वॉल्व हैं। 1 मिनट, कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, डॉक्टर किरण बात कर रही हैं? हाँ जी, आप बात कर लें। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण बोल रही हूँ। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैं काजल बोल रही हूँ। हाँ काजल जी, बोलिए।
पलवल से। हाँ जी। मेरे फेस पे ना पिंपल्स हो रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन है? पिंपल्स के लिए तो जैसे मैंने अभी बताया है, जब एक्टिव पिंपल्स बन रहे हैं उनको इन्फेक्शन के साथ होते हैं, तो इसके लिए ट्रॉपिकल क्रीम्स होते हैं और दवाइयाँ होते हैं जो चल रहे हैं। हाँ जी। वो कंसल्ट करके आपको एक बार वो दिखा लेना चाहिए ताकि वो प्रिस्क्राइब हो जाए। अर्ली स्टेज में आप मैनेज करेंगे प्रॉपर फेस हाइजीन के साथ और इन क्रीम्स और मैम एंटीबायोटिक्स के एक साथ। चोट का भी निशान है, मतलब जैसे टाँके वगैरह लगते हैं, वो उसके लिए? अ, निशान अगर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है तो फिर उसको भी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। तो अच्छा। वो एक्चुअली वो स्कार को स्टडी करना है, वो निशान को स्टडी करना है और उसमें किस वजह से वो दिखने में ठीक नहीं है वो एसेस करके आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके हिसाब से बनाया जाएगा। सर्जरी द्वारा उसको बेटर किया जा सकता है। अच्छा, जी, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो बात करते हैं लेडीज कंसीव। हाँ जी, प्रेगनेंसी के बाद जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सेस वेट एक्यूमुलेट होता है, बाद में जब वो शेड कर लेते हैं तो चेंजेस जिस तरह से आते हैं कि फेस में जो है ग्लो चला जाता है, मुरझाया जैसा लगता है, ब्रेस्ट जो काफ़ी बढ़ जाते हैं साइज़ में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो नॉर्मलसी में रिटर्न हो जाते हैं वो काफ़ी सैग हो जाते हैं। इसी तरह पेट भी काफ़ी जो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब नॉर्मलसी में आ जाता है तो काफ़ी सारे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं लोअर, और पेट के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी लूज भी हो जाता है। कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, 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 गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्वास्थ्य जीवन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल Thank पूछ you, सकते ma'am. हैं। हाँ जी मैम, मेरा नाम नेहा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। नमस्कार नेहा जी, बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हेयर सर्जरी होती है क्या? क्योंकि मैम मेरे बालों में ना ऐसा प्रॉब्लम है थोड़ा कि बीच में ना एक बार जगह जगह से ना प्रॉपर स्किन मतलब दिखने लगी थी, बाल चले गए थे। और ऐसा ना एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, आते हैं जाते हैं। तो मैम इसका रीजन कुछ होगा? आप ये बता रहे हैं कि एक पैच में हेयर लॉस हुआ है जहाँ बार बार जाता है और फिर वापस आ जाता है, यही बता रहे हैं आप? हाँ जी मैम, बिल्कुल स्किन दिखने लग जाती है, जड़ों से बिल्कुल बाल खत्म हो हाँ जाते हैं। जी, इस कंडीशन को ना एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। ये Okay. मेडिकल थेरेपी से उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर मेडिकल थेरेपी से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और बाल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेज़र थेरेपी से भी इसको ट्रीट किया जाता है। हेयर ग्रोथ हम कर सकते हैं लेज़र थेरेपी से। हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन तो है ही, सर्जिकल ऑप्शन है। इट प्रोड्यूसेस इक्वली गुड रिजल्ट्स वंस द बेसिक डिसीज प्रोसेस जो है, जो एलोपेशिया एरिएटा का है, वो कंट्रोल में आ जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। वो एकदम नेचुरल हेयर जैसे बनता है। जी, तो मैम इन फ्यूचर कोई इससे साइड इफेक्ट्स नहीं होता जब सर्जरी करवा लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है सर्जिकल प्रोसीजर है, जो रूटीन सर्जिकल प्रोसीजर से एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग का रिस्क होता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, वो सारे मैनेजेबल है। ये सारे सर्जरी के साथ एसोसिएटेड हैं और ये इतने सिग्निफिकेंट और ये नहीं है, पर रिस्क तो है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर रिस्क फ्री नहीं होता है, तो एक्सेप्टेबल रिस्क है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में जब हमने देखा है कि लोगों का गंजापन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग इसके लिए कहते हैं कि पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, पानी नहीं आ रहा, पानी ख़राब होने की वजह से ऐसा हो जाता है, शैम्पू अच्छा नहीं है। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है आजकल? एक मिनट, कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो, स्वास्थ्य जीवन में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार लक्ष्मी जी, बोलिए। मैम जैसे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसकी वजह से जो मेरी ब्रेस्ट है वो काफी लूज हो गई है। हाँ जी। तो उसकी भी सर्जरी हो सकती है? हाँ जी, उसकी भी सर्जरी होती है।
ब्रेस्ट मैम फीडिंग, आपकी है ना आवाज थोड़ी मंदी आ रही है, प्लीज आप थोड़ा सा हाँ तेज जी, बोलेंगे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो ब्रेस्ट में लैक्सिटी आती है या जो सैग हो जाते हैं, उसको हाँ जी हाँ जी। मास्टोपेक्सी बोल के एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे करेक्ट किया जाता है। इस इसको आप अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो तभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है फर्दर ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरफियर नहीं करता है। और मैम वैसे जैसे बच्चों को हम फीडिंग कराएंगे तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, कि एक्चुअली मेरा 1 साल का बेटा है। हाँ जी, हम नॉर्मली ये सर्जिकल प्रोसीजर तभी प्लान करते हैं जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं। जब एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तब हाँ। इसमें एडवाइस नहीं करते, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। तो मतलब सर्जिकली तो ये जब हम फीडिंग कराना बंद कर देंगे उसके बाद ही हाँ, हम उसके surgery बाद करा ही सकते प्लान हैं। किया जा प्लान करना एडवाइसेबल है। ये नहीं है कि किया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम प्रिफर करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बाद ही ये प्रोसीजर किया जाए। मैडम वैसे अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ पर्सनली तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर जो ये मतलब जो डिस्प्ले स्क्रीन में हो रहा शो है, कर रहा है आपने वही जो, है ना? हाँ जी, आपने अभी जो नंबर पे कॉल किया है, इसी नंबर हाँ पे जी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी मैम, आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहे थे कुछ। हाँ जी, मैं हेयर ट्रांसप्लांट आप क्यों इज़ वेरी स्ट्रांगली जेनेटिकली डिराइव्ड, मीन्स जिनके फैमिली में है गंजापन होता है वो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है बाल्डनेस डेवलप करने का। तो बाकी सब जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जो जैसे कि पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया है, अल्कोहलिज्म हो गया है, इरेगुलर हैबिट्स हो गए हैं, और खाने की चीज़ों में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी गंजापन जल्दी आ रहा है। आजकल तो हम एवरेज अराउंड 20 के एज ग्रुप में देख रहे हैं कि जो सीवियर बाल्डनेस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। ब्रेस्ट लेडीज के ज़्यादा ओवर डेवलप हो जाते हैं, तो उसे रिड्यूस भी करने के बाद क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? हैवी ब्रेस्ट जिनके होते हैं फीमेल्स के, उससे उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो दिखने में ठीक नहीं लगते हैं और वो जो अपने मनपसंदी कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिज़िकल कंप्लेंट्स होते हैं, काफ़ी भारी होने की वजह से शरीर का पोस्चर आगे की तरफ झुक जाता है, और पोस्चर मेंटेन करने के लिए उनके नेक और बैक में कंटिन्यूस स्ट्रेन रहता है, जिसकी वजह से मोस्ट लेडीज़ जो आते हैं हमारे पास हैवी ब्रेस्ट से के कंप्लेंट से नहीं आते, वो आते हैं नेक और बैक पेन के कंप्लेंट से। ठीक है, तो फिर जो हैवी ब्रेस्ट है सर्जिकली उनको रिड्यूस किया जा सकता है साइज़ में। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और जो रूटीन जनरल एनेस्थीसिया और सर्जरी से रिलेटेड रिस्क हैं वही देयर आर नो एक्स्ट्रा रिस्क इन्वॉल्व विद दिस प्रोसीजर। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से मेल्स में भी ब्रेस्ट ओवर डेवलप हो जाते हैं। आपके पास ऐसे कई पेशेंट्स भी आए होंगे। हाँ जी, इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। प्यूबर्टी के एज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स जब भी बढ़ते हैं मेल्स में, ब्रेस्ट उनका ज़्यादा डेवलप होता है जिस तरह से फीमेल्स में होता है। लेकिन मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा सा अंतर होता है ब्रेस्ट में, कि मेल्स में ये बेसिकली फ़ैट होता है, ब्रेस्ट का ग्लैंड कम होता है, और मोस्ट बल्क जो होता है ब्रेस्ट का वो फैट होता है। तो इसको भी सर्जिकली हम करेक्ट करते हैं गायनेकोमास्टिया को लाइपोसक्शन द्वारा। टैटू तो सभी बनवाते हैं, सभी को शौक होता है टैटूज बनवाने का, बड़े बड़े टैटूज बनवा लेते हैं। फिर काफ़ी बार हमें टैटू चेंज करना होता है, ट्रेंड चलता है टैटूज का, तो चेंज करना होता है, तो उसके लिए कोई सर्जरी है आपके पास? टैटूज़ के लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी है, लेकिन द बेस्ट वो होते हैं लेज़र टैटू रिमूवल। जो ब्लैक और रेड कलर के टैटूज़ होते हैं, क्यू स्विच लेज़र होता है, उससे बड़े अच्छे निकल जाते हैं। मल्टीपल सेशंस लगते हैं इनका, और टाइम देना होता है, लेकिन पूरा ही मिट जाते हैं विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यूअल स्कार।
सर्जरी से भी हम टैटू निकलवा सकते हैं, पर सर्जरी से ये है कि जिस जगह से हम टैटू निकलवाते हैं वहाँ निशान बनते हैं, जो काफ़ी लोग पसंद नहीं करते। तो सिंस कंप्लीट स्कारलेस होता है, लेज़र बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। बाकी कलर के टैटूज भी फेड हो जाते हैं, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स होता है ब्लैक और रेड कलर, ब्लू और ग्रीन्स भी अच्छे से निकल जाते हैं। बड़े लिप्स तो आजकल गर्ल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसके लिए काफ़ी सर्जरी भी कराते हैं। बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग सर्जरी करा लेते हैं। एक मिनट, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद कॉल कट हो गया। हाँ, तो होठ बहुत ज़्यादा बड़े करवा लेते हैं, तो नॉर्मली हम अपनी ब्यूटी के लिए सर्जरी करवा सकते हैं, उससे कोई हेल्थ रिस्क या कोई हेल्थ इफेक्ट नहीं होता? होठ बड़ा करवाने के लिए सर्जरी कम होता है, और जो प्रोसीजर होता है वो है फिलर इंजेक्शंस। फिलर जो है सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं होठों के अंदर, और उसको ज़्यादा बल्कि बनाया जाता है। फिलर जो है टेम्परेरी होते हैं, उनके रिजल्ट्स जैसे 6 to 8 मंथ्स लास्ट करते हैं, और इसके बाद वो होठ के साइज जो है नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा था, ये जैन। हाँ जी सर, बोलिए। क्वेश्चन पूछा था मैम से, डॉक्टर मैम से। हाँ जी, करिए आप अपना नमस्कार सवाल। जैन जी, बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्कार, मैं ये जैन बोल रहा हूँ। एक सवाल था मैम, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज होती है? सॉरी? प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज होती है? जी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज़ नहीं होती है। प्लास्टिक सर्जरी को नाम मिला है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका प्लास्टिक, ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मोल्ड करना या आकार देना। तो प्लास्टिक सर्जरी जो है शेप को इम्प्रूव करता है, और ये जो नाम है इसका वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, और इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। थैंक यू मैम। ओके। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दो लोगों को, अगर एक ही तरह के हेयर ट्रांसप्लांट किए गए तो एक में रिजल्ट अच्छा आए और एक में कम आए, ऐसा पॉसिबल है? ये रिजल्ट्स जो है, अगर हम सेम टेक्निकल एक्सपर्टाइज यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट्स, इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द सर्जन फैक्टर और द टेक्निक फैक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट फैक्टर। तो जब पेशेंट फैक्टर वेरिएबल second। होते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, डॉक्टर कामना। हाँ जी, बोलिए, अपना सवाल करिए। हाँ जी मैम, मेरी जो नोज है वो मुझे खींचने लगती है थोड़ी, और मैं उससे चाहती भी हूँ कि उससे थोड़ा चेंज करा लूं, बट ऐसे शरीर से छेड़खानी करनी, मतलब ठीक है अगर मैं इसे चाहूँ चेंज कराना तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसा विभाग है ना, जिससे अगर आपको लगता है कि मेरा शरीर का हिस्सा कुछ ठीक नहीं है और मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये तो जो है अपना पर्सनल डिसीजन होता है, किसी के फोर्स से नहीं किया जाता है। जी मैम, पर ये आउट ऑफ बजट भी होता है और उसकी काफी सावधानियां भी होती है, तो ऐसा है क्या? सारे प्रोसीजर्स आउट ऑफ बजट नहीं होते हैं। ये देखना और एसेस करना होता है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं, और वो किस तरह से किया जा सकता है। तो मैम इसका कोई नुकसान तो नहीं है, मतलब चीजें खुद पे भी आता है, इसका रिस्क होता है अपने बॉडी जैसे छेड़खानी करना? देखिए, ये जो चेंज हम ला रहे हैं नोज में, वो सर्जरी द्वारा ला रहे हैं, और हर सर्जिकल प्रोसीजर के साथ कुछ रिस्क तो एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, उनमें कट लगाते हैं और टिश्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कोई नॉर्मल सर्जरी के साथ रिस्क होता है, राइनोप्लास्टी या नाक के सर्जरी के साथ भी ऐसे ही यूजुअल रिस्क होते हैं, जो आपको ब्रीफ इन डिटेल समझाया जाएगा, या अगर प्रोसीजर आप प्लान कर लो तो। ओके मैम, अगर आपसे पर्सनली मिलना चाहे तो मतलब कहाँ पे मिल सकते हैं आपसे? आप मुझे 21 सेक्टर फरीदाबाद हेल्थ हार्बर में मिल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, आप बता रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, तो पेशेंट फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं।
तो अगर सेम टेक्निक और सेम सर्जन करते हैं तो पेशेंट के हिसाब से रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। ओके, तो जो टैटू की बात आपने करी, टैटू रिमूवल की, तो अगर बॉडी पे बड़ा टैटू बना हो तो उसे भी क्या आप सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं? हाँ, सर्जरी से रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन देखिए हम जब निकलवाना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई ट्रेस उसका छोड़ दें। जब सर्जरी द्वारा निकालते हैं तो निशान तो बनेंगे ही। जब हमारे पास लेज़र का ऑप्शन अवेलेबल है जो कोई भी निशान नहीं छोड़ता है, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड लेज़र एज द फर्स्ट ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो मैं A2Z न्यूज़ चैनल के ओर से सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं कुछ हद तक मैं समझ रही हूँ कि मैं दूर कर सकी हूँ। और इसके अलावा आप अगर मुझसे मिलना या किसी डाउट के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्प्ले है। आप मुझे मिल सकते हैं फरीदाबाद के 21 सेक्टर हेल्थ हार्बर क्लिनिक में या QRG हेल्थ सिटी या SSB हॉस्पिटल में। धन्यवाद। डॉक्टर किरणमयी जी ने सभी सवालों के जवाब बहुत सरल भाषा में दिए। अगर आपके शरीर का कोई भी अंग ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है या कहीं भी चोट लगी है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे दिया है, या अपने नियरेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तनु, आप देख रहे हैं A2Z न्यूज़ अपडेट। धन्यवाद।